हेलो एवरीवन, मैं रवि। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ हीमोफीलिया डिसीज के बारे में, अर्थात हीमोफीलिया रोग के बारे में। गाइस, जिसे रॉयल डिसीज अर्थात शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है या फिर इस रोग को क्रिसमस फैक्टर डिसीज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए हीमोफीलिया डिसीज। हीमोफीलिया डिसीज, हीमोफीलिया डिसीज। इसे गाइज हिंदी में लिखा जाता है हीमोफीलिया रोग, या फिर बेटा इस रोग को कहा जाता है रॉयल डिसीज। रॉयल डिसीज हिंदी में कहा जाता है शाही रोग, या फिर बेटा इस रोग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है क्रिसमस फैक्टर डिसीज। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्रिसमस फैक्टर डिसीज ये है भैया हीमोफीलिया के अलग अलग नाम। तो आपके एग्जाम में कहीं से भी यानी कि कोई से भी नाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखना, हीमोफीलिया डिसीज एक जेनेटिक डिसीज है, एक आनुवांशिक रोग है। तो ये चीज भी लिख लीजिए भैया। हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिक डिसीज है, एक जेनेटिक डिसीज है, अर्थात आनुवांशिक रोग है। अब बात आती है कि भैया आनुवांशिक रोग होता है क्या है? तो यह ऐसे रोग होते हैं बेटा जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, यानी कि जन्म के साथ मिलते हैं, और इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता। इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम मां के पेट में होते हैं, जिस समय हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है, उस समय अगर हमारे कोशिकाओं के क्रोमोसोम या जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, तब जाकर के आपको जेनेटिक डिसीज देखने को मिलता है, यानी कि आनुवांशिक रोग देखने को मिलता है। याद रखना, आनुवांशिक रोग क्रोमोसोम या फिर जीन में जब जब प्रॉब्लम होगी तब तक आपको भैया जेनेटिक डिसीज देखने को मिलेगा। जब मैंने आपको जेनेटिक डिसीज की शुरुआत की थी, उस दिन मैंने आपको जेनेटिक डिसीज के इंट्रोडक्शन में बेटा मैंने आपको ये अच्छे से बताया था कि एक्चुअली में आनुवांशिक रोग क्यों होता है। आज के इस वीडियो में हम हीमोफीलिया डिसीज यानी कि हीमोफीलिया रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक जेनेटिक डिसीज है, यानी कि आनुवांशिक रोग है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और इस चैप्टर की भैया 45 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 46 नंबर की क्लास है। अब आप सोच रहे होंगे कि 45 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट कर लिया है। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग कंप्लीट कर लिया है। जीवाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो बैक्टीरिया के कारण पैदा होते हैं या फिर जीवाणु के कारण पैदा होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरिया से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, पर्टुसिस, प्लेग, कोलेरा, डिप्थीरिया और टिटनस। ये सभी बीमारी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और इन सब बीमारियों के बारे में हमने एक एक क्लास में बहुत अच्छे से जाना है। आज ये मक्खी और आ रही है, पता नहीं कहाँ से। देखिए, बैक्टीरियल डिसीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में बेटा हमने शुरुआत की थी वायरस डिसीज की। वायरस डिसीज की यानी कि विषाणु जनित रोग की। विषाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो विषाणु के कारण पैदा होते हैं, यानी कि वायरस डिसीज ऐसे रोग होते हैं जो बेटा वायरस के कारण या फिर विषाणु के कारण पैदा होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है विषाणु जनित रोग। वायरस के बारे में, विषाणु के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि वायरस की खोज किसने की, वायरस है क्या। आप सभी को पता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है कौन? वायरस। सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है, वायरस की संरचना कैसी होती है, मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है।
वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में मैंने आपको एक एक करके पढ़ाया है, जैसे कि एड्स बहुत ही फेमस बीमारी है जो कि एक वायरस से होती है। उसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, उसके अलावा जेनाइटल हर्पस, वायरल हेपेटाइटिस। उसके अलावा मैंने बहुत सारी बीमारियां आपको करवाई थी, जैसे कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इबोला, स्वाइन फ्लू, है कि नहीं है, निपाह वायरस। उसके अलावा और बात करें तो पोलियो, रेबीज, मम्प्स, कॉमन कोल्ड, सार्स, ये सभी बीमारियां बेटा वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। और इन सभी बीमारियों के बारे में एक एक करके बेटा मैंने आपको अलग से क्लास में पढ़ाया था। तो वायरस डिसीज हमारा कंप्लीट हो गया है इन पिछली 45 क्लासों में। उसके बाद में हमने पढ़ा था भैया फंगल डिसीज। फंगल डिसीज यानी कि कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, ऐसे रोग बेटा जो कवक के कारण पैदा होते हैं, फंगस के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है कवक जनित रोग। कवक के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे कि रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म का मतलब होता है दाद, इसके बीच का मतलब होता है खाज, बाल्डनेस, गंजापन, अस्थमा जिसे आप दमा रोग कहते हो, एथलीट फीट डिसीज या एथलीट फुट डिसीज, बेटा ये सभी बीमारी कवक से होने वाली बीमारी है। जैसे ये हमारा फंगल डिसीज समाप्त हुआ था, फिर हमने स्टार्ट किया था बेटा प्रोटोजोनल स्टार्ट। प्रोटोजोनल 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 डिसीज अर्थात प्रोटोजोआ जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो प्रोटोजोआ के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है प्रोटोजोआ जनित रोग। मैंने आपको प्रोटोजोआ के बारे में बताया था। उसके अलावा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया था, जैसे कि मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस जिसे निद्राकारी रोग कहा जाता है, एलिफेंटियासिस रोग या फिर फाइलेरियासिस जिसे हाथीपांव रोग भी कहा जाता है। इसके अलावा एक थी काला आजार या दमदम बुखार। उसके अलावा अमीबियासिस, पायरिया, डायरिया, ये सभी बीमारियां बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। तो हमने प्रोटोजोनल डिसीज भी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में बेटा हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक डिसीज, और हम जेनेटिक डिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं। जेनेटिक डिसीज की अब तक 2 क्लास कंप्लीट हुई है, आज ये तीसरी क्लास है, मैं आपको बता दूं। तो जेनेटिक डिसीज यानी कि अनुवांशिक रोगों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि एक्चुअली में अनुवांशिक रोग है क्या। एक बार और बता देता हूं, अनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो आपको जन्म के साथ मिलते हैं। इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता, जब इंसान की मृत्यु होती है तभी भैया इन रोगों से छुटकारा मिलता है। इतनी बात क्लियर। इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जाता है, हेवी मेडिसिन देकर। जब हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है, यानी कि जब हम माँ के पेट में रहते हैं, तब हमारे शरीर की कोशिका बन रही होती है, तो कोशिकाओं में उपस्थित जीन या क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब भैया आपको जेनेटिक डिसीज यानी कि अनुवांशिक रोग देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर है। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसके इंट्रोडक्शन में जेनेटिक डिसीज के बारे में बताया था। मैंने आपको क्रोमोसोम के बारे में भी बताया था, जीन के बारे में भी बताया था कि एक्चुअली में क्रोमोसोम है क्या और जीन है क्या। अब बताने लग गया तो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में आता हूं, यानी कि जेनेटिक डिसीज कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर आता है बेटा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। नंबर 2 पर आता है भैया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। तो कलर ब्लाइंडनेस हम पिछली क्लास में पढ़ चुके। आज हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे रॉयल डिसीज, शाही रोग या फिर क्रिसमस फैक्टर डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाना जाता है, अभी सब आपको बताने वाला हूं। आपकी परीक्षाओं में इस हीमोफीलिया से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, वो सभी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं थ्योरी के साथ में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तीसरे नंबर पर आती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। और नंबर 4 पर आता है भैया सिकिल सेल अनेमिया। सिकिल सेल अनेमिया। नंबर 5 पर आता है भैया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नंबर 6 पर आता है भैया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। नंबर 7 पर आता है भैया डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। नंबर 8 पर आता है भैया पटाउ सिंड्रोम। और नंबर 9 पर आता है भैया एडवर्ड सिंड्रोम। ये जितनी भी बेटा मैंने आपको बीमारी लिखाई है, ये सभी बीमारी
जेनेटिक डिसीज है यानी कि अनुवांशिक रोग है। ये ऐसे रोग है बेटा जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, जन्म के साथ मिलते हैं, और इन सभी बीमारियों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं है। तो भैया कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया रोग के बारे में कि एक्चुअली में हीमोफीलिया रोग होता कैसे है और क्यों होता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। ओके, मिटा देता हूँ, मिटा दूँ। ओके, अब गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में दे देता हूँ। देखिए, मेरा नाम है रवि, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। इतनी बात क्लियर है गाइज। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यूज करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं भैया। इतनी बात क्लियर है। ओके, और महत्वपूर्ण सूचना, हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है। तो बेटा मैंने टाइम फिक्स कर दिया है। उस कम्युनिटी पोस्ट का टाइम है सुबह 6 बजे। हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए भैया, ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में वहाँ से आपको भी फायदा मिल सके। इतनी बात क्लियर है। रेलवे का एक नया बैच स्टार्ट किया है, जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, बायोलॉजी RRB 2024 वाला बैच मैंने आपको स्टार्ट किया है बेटा। उस बैच का टाइम है शाम 7 बजे। ये बैच बेटा रेलवे की जितनी भी परीक्षा है, चाहे ग्रुप डी की हो, NTPC हो, ALP हो, JEE हो, या फिर RPF, कांस्टेबल, SI की हो, या पैरामेडिकल, कोई सी भी रेलवे की एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन सभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ बेटा बोर्ड में चैप्टर वाइज। तो इसलिए उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, और भैया हर रोज आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। शाम 7 बजे जाकर आप वीडियो देख सकते हो। इतनी बात क्लियर है। थ्योरी वाला बैच जो हम इस बैच को पढ़ रहे हैं, इस बैच का टाइम है बेटा सुबह 7 बजे हर रोज। तो मैंने टाइम भी फिक्स कर दिया है 1 फरवरी से, यानी कि आपको ये वीडियो 1 फरवरी को ही देखने को मिल रही है। इतनी बात क्लियर है। ओके भैया, अब आगे चलते हैं भैया। अब हम पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया डिसीज के बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि ये एक जेनेटिक डिसीज है, यानी कि अनुवांशिक रोग है बेटा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछेगा कि निम्न में से कौन से एक अनुवांशिक रोग है। 3 रोग आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का दे सकता है, वायरस से होने वाली बीमारियों का दे सकता है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों का दे सकता है, या फिर कवक से होने वाली बीमारियों का दे सकता है। और एक रोग बेटा आपको जेनेटिक डिसीज दे देगा, यानी कि अनुवांशिक रोग दे देगा। तो आपको सही करके आना है कि हीमोफीलिया एक बेटा जेनेटिक डिसीज है। अब बात आती है कि सिर्फ रॉयल डिसीज यानी कि शाही रोग क्यों कहा जाता है। क्योंकि बेटा सबसे पहले ये जो रोग देखा गया था, ये इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी उसके खानदान में देखा गया था। इसी के कारण इस रोग को बेटा रॉयल डिसीज या शाही रोग कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेटा ये जो रोग है ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज है। एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज है भैया, यानी कि एक्स गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। ये भी एक्स गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। एक्स गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक एक्स गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है, तो एक तो थी बेटा कलर ब्लाइंडनेस, दूसरे में आपको पढ़ा रहा हूँ हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वो भी एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज है, यानी कि एक्स गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में आपको पता होगा आंख की हमारी जो कोन सेल है, यानी कि जो शंकु कोशिका है, उस शंकु कोशिका के एक्स गुणसूत्र में प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पर बेटा कुछ और ही है। अब और क्या है तो देखिए, ये कौन से एक्स गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। अरे शांति से बैठ जाओ ना, तुम इधर उधर क्यों कर रहे हो इनको। देखो किस एक्स गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण ये बीमारी पैदा हो रही है। तो बेटा आपने ब्लड सेल का नाम तो सुना होगा। ब्लड सेल्स कौन कौन सी है, एक है RBC रेड ब्लड सेल, एक है WBC और एक है भैया प्लेटलेट्स।
इस प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है विम्बाणु या फिर रक्त विम्बाणु, रक्त विम्बाणु। इतनी बात क्लियर है। और इस प्लेटलेट्स का काम क्या होता है बेटा, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होती है, ब्लड क्लोटिंग में। अब ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। कैसे सहायक होती है, जब भी आपको चोट लग जाती है तो आप देखते हो बेटा आपके शरीर से ब्लड बह रहा है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर चोट लगी तो आपके शरीर से ब्लड बहता है कुछ समय के लिए, उसके बाद में वो ब्लड बहना अपने आप रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में बेटा क्या पाई जाती है, ये प्लेटलेट्स पाई जाती है, ये रक्त विम्बाणु पाई जाती है, जो कि बेटा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। अब कुछ फैक्टर है बेटा जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, तो उन फैक्टरों का नाम लिख देता हूं मैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाले कारक है, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से हैं बेटा, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। नंबर 1 पर आता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। नंबर 2 पर आता है कुछ प्रोटीन है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। नंबर 3 पर आता है फाइब्रिन, नंबर 4 पर आता है फाइब्रिनोजन। उसके अलावा विटामिन के भी बेटा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, जो कैल्शियम होता है ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और एक होता है बेटा फैक्टर यानी कि कारक 8, और एक होता है बेटा फैक्टर 9, एक होता है फैक्टर 8 और एक होता है फैक्टर 9। इतनी बात क्लियर है, यानी कि कारक 8 और कारक 9 ये सभी जो रक्त का थक्का जमाने वाले कारक है, यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है बेटा, ये सभी बेटा ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। लेकिन बेटा जब प्लेटलेट्स के, मैंने कहा कि ये जो बीमारी है बेटा ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज है या डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। तो बेटा किसके एक्स गुणसूत्र में, तो जो प्लेटलेट्स होती है इसके एक्स क्रोमोसोम में, इसके एक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगी बेटा, प्रॉब्लम होगी तब बेटा आपको ये हीमोफीलिया देखने को मिलता है। अब इस प्लेटलेट्स के एक्स गुणसूत्र में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बेटा ये कारक 8 और जो कारक 9 होते हैं ना बेटा ये बनते नहीं है। अगर ये नहीं बनेंगे तो बेटा ब्लड क्लोटिंग होगी ही नहीं, यानी कि रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं। और बेटा रक्त का थक्का अगर नहीं जमेगा तो लगातार आपके शरीर से ब्लड बाहर जाता रहेगा और हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। आप सभी को पता है हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है एक तरीके से देखा जाए तो ब्लड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे शरीर में। अगर ब्लड नहीं होगा तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा, और भी बहुत सारी क्रियाएं होती है ब्लड की सहायता से, जिसके बारे में हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लड। अगर ब्लड नहीं होगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो होता क्या है बेटा, अगर मान लीजिए कारक 8 नहीं बना तो इस कारक 8 के कारण आपको हीमोफीलिया ए डिसीज होगा, हीमोफीलिया ए रोग हो जाएगा। और अगर कारक 9 नहीं बना तो आपको हीमोफीलिया बी रोग होगा। और याद रखना इस कारक 9 की जो खोज हुई थी वो क्रिसमस डे के दिन हुई थी। किसके दिन हुई थी, क्रिसमस डे के दिन हुई थी। इसलिए बेटा इस क्रिसमस डे को, यानी कि इस क्रिसमस डे के दिन हुई थी किसकी, कारक 9 की खोज। इस कारक 9 की खोज किस दिन हुई थी, क्रिसमस डे। इसलिए बेटा इस रोग को क्रिसमस फैक्टर डिसीज भी कहा जाता है, क्योंकि भैया ये जो फैक्टर 9 होता है ना, ये फैक्टर 9 इस बीमारी में नहीं बनता है। तो ये दोनों ही नहीं बनते हैं भैया इस रोग में। इतनी बात क्लियर है। तो ये होता है आपका हीमोफीलिया डिसीज। और इसका प्रभाव क्या होता है, जब हमें चोट लगती है तो जो रक्त का थक्का नहीं जमता है बेटा, यानी कि ब्लड लगातार हमारे शरीर से बहता रहता है। सबसे पहले महारानी, इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी उसके खानदान में देखा गया था, इसलिए इसे रॉयल डिसीज का नाम दिया गया बेटा, शाही रोग कहा गया। और इस कारक की खोज बेटा, ये जो कारक नहीं बनता है फैक्टर 9, जिसकी कमी से हीमोफीलिया बी रोग होता है,
और बेटा इस फैक्टर 8 की वजह से कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया ए रोग होता है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि अगर ये दोनों ही फैक्टर नहीं बने तो आपको हीमोफीलिया डिसीज होगा, यानी कि हीमोफीलिया रोग होगा बेटा। और अगर ये कारक नहीं बनेंगे तो बेटा ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और रक्त का थक्का नहीं जमने से बेटा आपके शरीर से लगातार ब्लड बाहर जाता रहेगा और बेटा इंसान की मृत्यु हो जाती है अंततः। इतनी बात क्लियर है। तो ये होता है बेटा आपका हीमोफीलिया डिसीज। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ो कि कुछ भी एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपका छूटना नहीं चाहिए बेटा। तो कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ लिया है, अब हमारा हीमोफीलिया भी कंप्लीट हो गया। कल हम थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे या सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे एक एक करके बेटा हम सारे के सारे ही जेनेटिक डिसीज के बारे में पढ़ लेंगे, और हमारा ये रोग चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा जैसे ही हमारा जेनेटिक डिसीज कंप्लीट होगा। फिर इससे संबंधित क्वेश्चन करवा देंगे या फिर कोई थ्योरी वाला कोई और नया चैप्टर करवा देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।